हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान सीईटी स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है और एक कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, राजस्थान सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले 2 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और सीईटी की भयंकर तैयारी के लिए दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तीसरा नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, पहला प्रश्न है, नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे। दोस्तों, राजस्थान में राजधानी के मुद्दे को हल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी का गठन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यानी कि सीधा सा है, जब गठन उन्होंने किया था तो इसका मतलब अध्यक्ष वो नहीं हो सकते। ठीक है, उस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों B.R. पटेल को। B.R. पटेल को बनाया गया था इनका अध्यक्ष। ये B.R. पटेल ये अलग है, ठीक है, सरदार पटेल नहीं है। B.R. पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अच्छा प्रश्न था। सेकंड नंबर प्रश्न है, मेवाड़, वांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? सीधा सा है, भीलों के उत्थान के लिए दोस्तों लसाड़िया आंदोलन चलाया गया था और यह आंदोलन किसने चलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संत मावजी। संत मावजी ने यह आंदोलन चलाया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे? 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिजोलिया में जागीरदार थे परमार। ठीक है, कौन थे? परमार थे, याद रखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन? गोपीलाल यादव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन बने थे दोस्तों? गोपीलाल यादव बने थे। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गोपीलाल यादव। यहां पे प्रजामंडल के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1938 में। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के लोहे पुरुष माने जाते हैं। दोस्तों, राजस्थान के लोहे पुरुष कौन माने जाते हैं? बताइए। अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान के जो लोहे पुरुष है वो माने जाते हैं दोस्तों दामोदर दास राठी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर दास राठी। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किसने की? तो दोस्तों, आहड़ सभ्यता की खोज है वो सर्वप्रथम 1953 में A.K. व्यास ने की। ठीक है, और रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी। ठीक है, और 1961-62 में हसमुख धीरज लाल सांखलिया के द्वारा, जिसको अपन HD सांखलिया के नाम से जानते हैं, इनके नेतृत्व में उत्खनन हुआ। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम खुदाई की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसमें A.K. व्यास इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल कर्मानुसार अपने को शासकों को व्यवस्थित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, व्यवस्थित अपन करें तो व्यवस्थित देखिए, पृथ्वीराज प्रथम, उसके बाद में अजयराज, फिर अर्णोराज और फिर विग्रहराज चतुर्थ। ये क्रम बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने टाटा टोपे की सहायता की थी? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने टाटा टोपे की सहायता की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? टाटा टोपे की सहायता की थी तो वो की थी दोस्तों सलूम्बर के केसरी सिंह ने। सलूम्बर के केसरी सिंह ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रपिता। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी तो दोस्तों ये मूल रूप से किस में लिखी? तो दोस्तों ये मूल रूप से गुजराती में लिखी दोस्तों ये महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके अनेक विचार प्रकाशित हैं? दोस्तों उनकी कृति का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ? नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें 1938 में हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। बताइए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था तो वो कारण क्या था? वो कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है, ये प्रमुख कारण था दोस्तों। ठीक है, तत्कालिक कारण 1857 की क्रांति का। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? बताइए, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध के बारे में कहा था दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है? बताइए, जैन माह में जो ये पर्युषण पर्व है ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो पर्युषण पर्व है, ठीक है, और ये पर्युषण पर्व है ये जैनियों का पवित्र पर्व है ये। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण बारस से ये प्रारंभ होता है। ठीक है, और भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक ये चलता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाद्रपद मास में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हालरो पहना जाता है दोस्तों, हालरो पहना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हालरो है ये आदिवासी महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला चांदी का हार है। ठीक है, हालरो क्या है? आदिवासी महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाला, गले में पहने जाने वाला चांदी का ये हार है। तो महिलाओं द्वारा गले पर ये हार पहना जाता है हालरो। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है जसनाती संप्रदाय। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? बताइए कौन से लोक देवता की पत्नी है वो सती नहीं हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हड़बू जी की जो पत्नी है वो दोस्तों सती नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ठीक है, अड़बू जी का जन्म है वो मेहाजी सांखला के घर बुंडेल नागौर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर है अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी, बाकी गोगा जी की, तेजा जी की और पापू जी की तीनों की हुई थी। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, कूद नृत्य किस जनजाति का है? दोस्तों कूद नृत्य है ये कौन सी जनजाति का है? तो दोस्तों कूद नृत्य है ये ग्रासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद्य यंत्र के साथ में किया जाने वाला ये नृत्य है, कूद नृत्य। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? बताइए दोस्तों, यहां पर देखिए बडार, कन्यावल, बड़ी पडला, ये तीनों प्रथा है ये विवाह समारोह से संबंधित है। यहाँ पर जो पानीवाड़ा है ये पानीवाड़ा प्रथा है, ये व्यक्ति की मृत्यु के समय सब लोग एकत्र होकर स्नान करने जो शोकायुक्त को सावतना देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों। इस प्रकार के स्थान को पानीवाड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये विवाह से संबंधित नहीं है। 21 नंबर का प्रश्न है, जागृति किस क्षेत्र की बोली है? जागृति किस क्षेत्र की बोली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जागृति है ये सिरोही क्षेत्र की बोली है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी एवं राम लखन राजस्थान के किस चित्र शैली से संबंधित रहे हैं? प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उनियारा शैली से। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उनियारा शैली से। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मीनाकारी के लिए। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मीनाकारी के लिए। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जालोर के किले में। जालोर के किले में यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों बताइए? तो दोस्तों भारत का जो देशांतरीय जो विस्तार है ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है दोस्तों। 78 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है, ठीक है, देशांतरीय विस्तार। अब आप माइनस कर लोगे तो दोस्तों आपका सीधा सा यहां पर निकल कर आ जाएगा कितना दोस्तों 30 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा लगभग 30 डिग्री। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से दोस्तों जाना जाता है गोदावरी को। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए सुमेलित कीजिए दोस्तों, एक तरफ है खदान क्षेत्र है, दूसरी तरफ है खनिज। एक तरफ खदान क्षेत्र है, दूसरी तरफ है खनिज है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं खेतड़ी में किसकी खान है? खेतड़ी के अंदर है दोस्तों किसकी खान है? तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, खेतड़ी के अंदर है वो किसकी खान है? तांबे की खान है। किसकी खान है? तांबे की खान है, ठीक है। यानी कि पहले में क्या आएगा 3, ठीक है। और देखिए इसमें जो बेलाडीला है, बेलाडीला के अंदर दोस्तों लोह अयस्क की खान है। किसकी? लोह अयस्क की खान है। और बालाघाट में दोस्तों मैग्नीज का उत्पादन होता है और कालाहांडी में दोस्तों बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर होना चाहिए 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, यानी कि अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नीली क्रांति संबंधित है, यानी कि नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मछली उत्पादन से संबंधित है ब्लू रिवोल्यूशन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो वो है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि आप इसको 82.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ये समय रेखा है, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों दुर्गापुर। ये देखिए ये भिलाई है, ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। दुर्गापुर है वो ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। और ये राउ किला है ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था और ये भी दोस्तों रूस के सहयोग से। तो यहाँ पर अपना इसमें ब्रिटेन के सहयोग का पूछा है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें दुर्गापुर। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य सम्मिलित है, सर्वाधिक अंश किसका रहा? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य सम्मिलित है, सर्वाधिक अंश किसका रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फसल का। सर्वाधिक अंश किसका रहा? फसल का। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें असत्य है वो बताना है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना से संबंधित अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। देखिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है ये वर्ष 2017 में प्रारंभ हुई। कब हुई? 2017 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना है। प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन 3 कृषि जलवायु खंडों कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में किया गया। वर्ष 2018-19 से योजना राज्य समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये योजना 2017 में शुरू हुई थी, 2015 इसमें गलत दे रखा है और अपने को असत्य कथन बताना था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए रूडा प्रमुख रूप से 3 उप क्षेत्रों के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है। बताइए रूडा प्रमुख रूप से 3 उप क्षेत्रों के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है, चमड़ा, ऊन और वस्त्र, ठीक है। चमड़ा, ऊन, वस्त्र और लघु खनिज। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा चमड़ा, ऊन एवं वस्त्र, लघु खनिज। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 1999 से मरू विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड किया गया। बताइए अप्रैल 1999 से मरू विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 75:25। तो यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम किया जा रहा है? बताइए कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 8 जिलों में दोस्तों डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो लागू किया जा रहा है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? बताइए राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है 8। ठीक है, 8 जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? बताइए राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है देखिए मिट्टी व नमी का संरक्षण से है, जल संसाधनों के विकास से है, वृक्षारोपण से है, लेकिन गरीबी निवारण से नहीं है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ? बताइए मरु विकास कार्यक्रम किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये 1977-78 में ये प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले टोंक का लिंगानुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले टोंक का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों टोंक का लिंगानुपात है 985। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। तो दोस्तों कार्यकाल के दौरान किसका निधन हुआ वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्यपाल के नाम है वो दे रखे हैं और जिनका निधन हुआ है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए एस.के. सिंह का भी निधन हुआ है, श्रीमती प्रभा राव का भी निधन हुआ है, निर्मल चंद जैन का भी निधन हुआ है और दरबारा सिंह का भी निधन हुआ है। तो दोस्तों इन सभी का निधन हुआ है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 तीनों सही है, इसमें चारों सही है। आगे देखिए राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 30। ठीक है, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 30। ये आपको याद रखना है। जैसे कि विधानसभा सीटों की 15%। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 का 15% कितना होता है? 30 ही होता है ना। तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे? बताइए कौन रहे प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पूनम चंद बिश्नोई। कौन रहे? पूनम चंद बिश्नोई। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूनम चंद बिश्नोई इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो गठन है ये 20 अगस्त 1949 को हुआ था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य है। राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है भूमि आवंटन करना। भूमि आवंटन करना ये राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है तो वो क्या है? वो विन्यास है दोस्तों एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य। एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य ये राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। दोस्तों ये समिति मिलकर बनेगी मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता से मिलकर ये बनेगी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है लोकायुक्त संस्था है। ये लोकायुक्त संस्था क्या है? तो दोस्तों ये लोकायुक्त संस्था है ये सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है ये लोकायुक्त। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर अनुच्छेद दे रखे हैं, मिलान करना है। ठीक है,
देखिए अनुच्छेद 14 ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता से संबंधित है दोस्तों ये, और स्वतंत्रता का संरक्षण है, विधि के समक्ष समानता स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता का अंत है, और अनुच्छेद 21 है ये दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और अनुच्छेद 29 है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर होना चाहिए 4-1-3-2, 4-1-3-2 किसमें है, डी नंबर के ऑप्शन में है, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 53 नंबर का प्रश्न है, कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बताइए भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया, ये भाग 4 है, ये इसमें गलत दे रखा है, भाग 4 क आएगा, भाग 4 क आएगा, लेकिन यहाँ पे भाग 4 दे रखा है, सिर्फ मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन बताना था, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन है ये दोस्तों ये किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत ये संशोधन किया जा सकता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक दोस्तों ये भारतीय संविधान का प्रारूप है वो तैयार किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। दोस्तों देखिए इसमें भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिससे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो, बिल्कुल सही है, पहला कथन सत्य है। दूसरा देखिए उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा देखिए उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर धारण यानी कि तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह अपने पद पर रहेगा। दोस्तों इसमें अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है, तीनों कथन है वो इसमें सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत में कोई मंत्री जो मंत्री परिषद से त्याग पत्र देना चाहता है वह अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा।
भारत में कोई मंत्री जो मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, तो वह अपना त्यागपत्र है वो किसको संबोधित करेगा? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा दोस्तों। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इनमें से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में लोकसभा का सामना नहीं किया? तो दोस्तों किसने लोकसभा का सामना नहीं किया? तो दोस्तों श्री चौधरी चरण सिंह ने कभी भी लोकसभा का सामना है वो नहीं किया। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लोकसभा में ये गए ही नहीं। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अनुच्छेद 356। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 356। आगे देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो दोस्तों ये होती है हम भारत के लोग शब्दों से, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इन शब्दों से अपनी प्रस्तावना है वो शुरू होती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम है वो लागू किया गया। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जनहित याचिकाओं का आधार पाया जाता है, जनहित याचिकाओं का आधार पाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये पाया जाता है न्यायिक विवर्धन स्वप्रसार, न्यायिक है विवर्धन स्वप्रसार। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कराधान एक उपकरण है, कराधान एक उपकरण है, तो दोस्तों ये राजकोषीय नीति का ये कराधान उपकरण है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें हिमानी क्रिया, हिमानी क्रिया। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हिमानी क्रिया। आगे देखिए, बैंक जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं उसे कहते हैं, बैंक जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो दर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेपो दर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में? बताइए, यहां पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में दोस्तों रोजगार के अवसर घटे हैं, ये गलत हो जाएगा। ये कथन है ये गलत है, ठीक है। रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, विदेशी व्यापार बढ़ा है, तो विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा है, तो रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। यहाँ पे ये घटे लिखे हैं, गलत दे रखा है। यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया है, नीति आयोग का पूर्ण विस्तार क्या है? दोस्तों नीति आयोग का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका पूर्ण विस्तार है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें तृतीयक क्षेत्र के। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं? किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें शैक्षिक बेरोजगारी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शैक्षिक बेरोजगारी।
आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? रेलवे की सुविधा मैंने आपको बताया था दोस्तों, रेलवे की सुविधा है वो बांसवाड़ा में नहीं है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए? निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है जयपुर जोधपुर अजमेर, जयपुर जोधपुर अजमेर। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में किस जिले में सादे वाला कुएं में खनिज तेल मिलने का पता चला है? राज्य में किस जिले में सादे वाला कुएं में खनिज तेल मिलने का पता चला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जैसलमेर में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। राजस्थान जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। तो दोस्तों जिलेवार सही अनुक्रम है वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों जयपुर भरतपुर दौसा और अलवर, जयपुर भरतपुर दौसा और अलवर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, सारीयता तथा जल पलावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? राजस्थान का कौन सा जलवायु खंड लवणीयता, सारीयता तथा जल पलावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है ये ईंधन का कार्य करता है दोस्तों मानव शरीर में। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है। अब अपने क्वेश्चन है वो जनरल साइंस से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? ये होता है दोस्तों जीवाणु के कारण। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जीवाणु के कारण। 78 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो दोस्तों देखिए, लोहा में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, ये तीनों के तीनों रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जो पिघलना है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित करने की, डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित करने की। तो दोस्तों ये किसको परिवर्तित करता है डायनेमो? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये डायनेमो। ठीक है, तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन ईंधन होता है दोस्तों सूर्य में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वायु। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वायु। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, अंतरिक्ष में मानव भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों बताइए, भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है अंतरिक्ष में मानव भेजने का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गगनयान। ठीक है, 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, मटर की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है, मटर की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? दोस्तों उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। कौन सा है? राइजोबियम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होकर रक्त स्राव रोकता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होकर रक्त स्राव रोकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें के, विटामिन के, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
उत्पादक भोजन का निर्माण करते हैं, उत्पादक भोजन का निर्माण करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में सम्मिलित होने वाले स्थलों में कौन सा नहीं है? बताइए, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में सम्मिलित होने वाले स्थानों में से दोस्तों कौन सा नहीं है? देखिए, चावंड है, हल्दी घाटी है, कोमलगढ़ है, लेकिन पिंडवाड़ा नहीं है। तो यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कोमलगढ़, दिवेर और उदयपुर, इन स्थानों को इसमें शामिल किया गया है और इनको विकसित करने के लिए दोस्तों 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की गई है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसमें 200 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दिव्यांगों के कौशल विकास, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि के लिए किस शहर में कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों ये जयपुर में की जाएगी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा में रोडवेज बसों में सफर करने पर 30% के स्थान पर कितने प्रतिशत तक किराए में छूट मिलेगी? तो दोस्तों 30% पहले मिलता था, अब 50% की छूट मिलेगी 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को। तो यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। तो दोस्तों यहाँ पे योजना देख लेना, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो इसमें 2000 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजस्थान बजट 2024-25 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1000 रुपए मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से कितने करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 150 रुपए की वृद्धि की गई है, यानी कि टोटल 1150 रुपए मिलेंगे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजस्थान बजट 2024-25 में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर कितने रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो दोस्तों ये जयपुर में की जाएगी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मिशन ओलंपिक 2028 के तहत राज्य से यानी कि राजस्थान से कितने प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट और कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 50 प्रतिभाशाली युवाओं को दोस्तों ये सुविधाएं मिलेगी। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान बजट 2024-25 में किस शहर में जनसांख्यिकी दबाव कम करने के लिए उसके निकट एक हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये जयपुर के पास दोस्तों ये हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपने हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है वो दोस्तों प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए स्वरों से संबंधित, ठीक है, देखिए एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सस्वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए उ और औ परस्पर सवर्ण स्वर है, बिल्कुल सही है। ओ औ सवर्ण स्वर है। दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा। उच्चारण में लगने वाले समय के आधारों पर स्वर्णों के 2 भेद किए गए हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखिए, 97 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? दोस्तों किस में सही संधि विच्छेद है? 1 में ही सही संधि विच्छेद है, और वो है दोस्तों जल प्लस उर्मी जल उर्मी। ये इसमें बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 49 में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, 49 में कौन सा उपसर्ग है पता चल गया होगा दोस्तों आपको। यहाँ पर देखिए इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा? उत उपसर्ग लगा हुआ है, उन नहीं, उत उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे सपोला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सपोला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है तो दोस्तों सांप तो इसमें मूल शब्द है, ओला इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है। मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मृत्योन्मुख। कौन सा है? मृत्योन्मुख, यानी कि मृत्यु को उन्मुख है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्याय नहीं है? किस वर्ग के सभी शब्द पर्याय नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अबर सुर केवल देव, ये इसमें गलत दे रखा है, बाकी सारे के सारे हैं वो इसमें सही पर्यायवाची हैं सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? बताइए किसमें विलोम शब्द परस्पर नहीं है? तो यहाँ पर आपको देखिए इष्ट का अभिष्ट हो जाएगा, आजादी का गुलामी हो जाएगा, इशिप्त का अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए उर्वर का उर्सर होता है, अनुवर नहीं होता। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यानी कि संप्रदान कारक का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, देखिए राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों संप्रदान के लिए, यानी कि राम के लिए लक्ष्मण वन गए थे, तो इसमें के लिए का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द शुद्ध कौन से में है? तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा तदुपरांत और सम्मुख है। तदुपरांत और सम्मुख में दोनों शब्द है वो क्या है? शुद्ध है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? बताइए किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा हुआ है? और ये लगा हुआ है दोस्तों जो परिश्रमी होते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं, इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग लगा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपने इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ही बोट हर ए सारी द अबव कंजक्शंस कैन नॉट हैव टू पैसिव वॉइस सेंटेंस बिकॉज। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए टू पैसिव आर पॉसिबल ओनली व्हेन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी प्रीसीडेड बाय द प्रीपोजिशन फॉर। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 107 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे चेंज द नरेशन, तो दोस्तों चेंज द नरेशन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मस्ट यू गो सो सुन आई सेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नरेशन में मस्ट है वो हेड टू में चेंज होता है। ठीक है, मस्ट है वो किसमें? हेड टू में चेंज होता है। और हेड टू किसमें है? तो दोस्तों ये दिख रहा होगा आपको, आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सो सून। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हु डिड यू गिव द मनी, हु डिड यू गिव द मनी। तो यहां पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए इसमें खालिस्तान होगा दोस्तों। ठीक है, मनी के आगे क्या आएगा वो अपने को यहां पर बताना है। ठीक है, मनी के आगे हु डिड यू गिव द मनी आगे क्या आएगा खालिस्तान में? तो दोस्तों आगे इसके अंदर आपको टू लगाना है। क्या लगाना है? टू। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए द मोस्ट एप्ट ट्रांसलेशन, यानी कि सीधा सा अपने को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। इसका अगर अपन ट्रांसलेशन करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा। देखिए मेक हस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे बैलेट का सही हिंदी शब्द है। बैलेट को हिंदी में क्या कहते हैं, ये तो सभी को पता होना चाहिए। बैलेट को हिंदी को कहते हैं, बैलेट को हिंदी में कहते हैं मतपत्र। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए विच द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि अपने को देखिए यहाँ पे गिव का अपोजिट बताना है, तो गिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, गिव का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, गिव का मतलब होता है देना, और देना का विलोम क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है। दिया, लिया, तो लेने को क्या कहते हैं, रिसीव। तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ही इज खालिस्तान है, ठीक है। देखिए हायर ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज, बताइए खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर है दोस्तों। देखिए एन हायर ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज, तो यहाँ पे एन आएगा, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए हैंड राइट दैट कैन नॉट बी रीड, ये वन वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, यानी कि एक वो जिसकी हैंड राइटिंग अपन समझ नहीं सकते, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इलिजिबल, इलिजिबल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अस्पष्ट, यानी कि नॉट क्लियर। आगे देखिए ये पैसे से संबंधित क्वेश्चन है, आप पैसे पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिक 2 क्वेश्चन है वो आपके सोल्व हो जाएंगे 14 और 15 नंबर के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न है, स्पेलिंग को जांचने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग में ली जाती है। दोस्तों स्पेलिंग को जांचने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग में ली जाती है, राइट आंसर हो जाएगा F7, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा F7। 117 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सक्रिय वर्कबुक यानी कि वर्कबुक को बंद कर देता है, यदि आवश्यक हो तो पहले सेव किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सक्रिय वर्कबुक को बंद कर देता है, यदि आवश्यक हो तो पहले सेव किया जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें Ctrl+W, Ctrl+W। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गटर मार्जिन क्या है, गटर मार्जिन क्या है, तो दोस्तों गटर मार्जिन है ये मुद्रण मार्जिन में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली, मुद्रण मार्जिन में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली है ये गटर मार्जिन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है, कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों विनवर्ड EXE, विनवर्ड EXE, ठीक है। ये MS वर्ड को शुरू करती है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 120 नंबर प्रश्न है, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों Shift+A को प्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा भाग किसी विशिष्ट हार्डवेयर के साथ परस्पर इंटरेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा भाग किसी विशिष्ट हार्डवेयर के साथ परस्पर इंटरेक्ट करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डिवाइस ड्राइवर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए टेक्स्ट को इटैलिक यानी कि तिरछा बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों Alt+Ctrl+I, Alt+Ctrl+I, सॉरी इसमें देखिए Alt+ को इटैलिक, तो Ctrl+I आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। अपन जो भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आपको उसको सेलेक्ट करना है और Ctrl+I दबा दीजिए, इटैलिक हो जाएगा वो। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक निबल में कितनी बिट्स होती है, एक निबल में कितनी बिट्स होती है, तो दोस्तों इसमें एक निबल के अंदर कितनी बिट्स होती है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो होती है दोस्तों 4, कितनी होती है 4 होती है। आगे देखिए GUI में जी का पूर्ण रूप क्या है,
तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ग्राफिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। कंप्यूटर कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है तो कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 12 होती है फंक्शन कुंजियों की संख्या, F1 से लेके F12 तक। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपने क्वेश्चन है वो रीजनिंग से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए प्रश्नाकृति, अपने को बताना है कि आगे कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसको थोड़ा सा इधर घुमाया तो ये यहां पर आ गया। ठीक है, अब ये आपको देखिए थोड़ा सा लगभग 45 डिग्री के आसपास आपको घुमाना है। इसको भी अपन ऐसे घुमाएंगे जो एरो है। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा अपना राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है अपने को, जो एरो का जो निशान है, ठीक है, इसमें तो इधर घुमाया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको अगर अपन दर्पण में देखेंगे, ओह देखिए यहाँ पर ये दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर अपन दर्पण में देखेंगे इस वाले चित्र को तो ये ऐसा दिखेगा, और इस वाले को दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा दिखेगा, तो दोस्तों इसके अंदर ये डी वाला दिखेगा। ठीक है, ये जो झंडे का वाला जो इधर ऊपर में तो ये वाला निशान है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर वाला ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 127 नंबर प्रश्न है, PQRS वाली आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों PQRS वाली आकृति में कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये हो जाएगा 9, एक ये हो जाएगा 10, एक ये हो जाएगा 11, एक ये हो जाएगा 12, फिर एक ये 13, एक ये 14, एक ये 15 और एक ये 16। ठीक है, तो इसमें 16 त्रिभुज होंगे दोस्तों। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यदि कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना आरंभ करके पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर क्या करता है दोस्तों 5 किलोमीटर चलता है, तो ये 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर ये दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चल गया। ठीक है, ये शुरुआत में 5 किलोमीटर चला, पुनः दाहिनी ओर मुड़कर चलता है, पुनः दाहिनी ओर मुड़कर चलता है, तो ये इधर चलता है। ठीक है, अब उसके मुख के सामने कौन सी दिशा है, तो उसके मुख के सामने तो दोस्तों पश्चिम दिशा है। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है वो, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए M N का भाई है, M है ये दोस्तों क्या है, N का भाई है, तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा हो जाएगा M है ये N का क्या है, भाई है। ठीक है, B N का भाई है, B है ये N का भाई है, यानी कि तीनों ये भाई बहनी हुई। इस प्रकार M D का भाई है, M है ये क्या है, ये D का भाई है। ठीक है, तो ये चारों भाई बहन हो गए। तो यहां पर देखिए किंतु N D का भाई नहीं है, N है ये D का भाई नहीं है। ठीक है, तो ये बहन है, इसका मतलब भाई नहीं है तो ये क्या है, बहन है। बाकी D M और B ये क्या है, ये दोस्तों भाई है। तो N का D से संबंध क्या है, तो दोस्तों N का D से संबंध क्या है, तो ये बहन है, तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में दोस्तों पोर्टर को ONSUFS लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में दोस्तों वर्कर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को ज़्यादा कुछ खास करने की जरूरत है नहीं। देखिए P में एक कम किया तो O आ गया, O में एक कम किया तो N आ गया, और T में एक कम किया तो S आ गया। ठीक उसी प्रकार यानी कि सब में अपने को एक एक माइनस करना है। W में एक माइनस किया तो V आ गया, A में एक माइनस किया तो Z आ गया, L में एक माइनस किया तो दोस्तों K आ गया, K में एक माइनस किया तो दोस्तों J आ गया। ठीक है, E में एक माइनस किया तो D आ गया, R में एक माइनस किया तो Q आ गया। ठीक है, अभी सॉरी R S। ठीक है, इसमें देखिए R में अगर अपन एक प्लस कर रहे हैं इधर लास्ट में, ठीक है, लास्ट में क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत में तो 3 में तो अपन माइनस कर रहे हैं, उसके बाद में 3 में देख लीजिए
TU। अच्छा दोस्तों, इसमें देखिए शुरुआत में 3 के अंदर तो -1 -1 और -1, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपन +1 और +1 ये वाली इसमें थ्योरी अपनाएंगे, ठीक है। और यही इसमें करना है। तो यहाँ पे K में एक जोड़ा तो KL, E में एक जोड़ा तो F, और R में एक जोड़ा तो इसमें S आ जाएगा। तो LFS किस में है, तो ये रहा LFS। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 131 नंबर का प्रश्न है। 131 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, इसके अंदर दोस्तों अपने को देखिए ये 3-11 है, ठीक है, 3-11 है। तो इसको एक बार मैं अलग से लिख देता हूँ। 3:11 समानुपात 7, ठीक है, अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, ठीक है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए 3:11 7 आगे क्या आएगा वो बताना था, ठीक है दोस्तों। देखिए ये 11 कैसे आए, तो यहां पर देखिए 3 और 2, इन दोनों को प्लस किया आपस में तो कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 5, ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना होता है 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था, इसमें 3 अनुपात 11 समानुपात 7 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए तो कितना आ गया 11। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 प्लस 2 कितना होता है 51। यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 132 से 135 क्वेश्चन तक ये आपको करने होंगे। ये डायग्राम्स यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो मेरे को याद नहीं रहेंगे, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, घर पे बैठ के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये 4 क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे, ठीक है। 136 नंबर का प्रश्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि 23 × 16 184 तथा 37 × 10 185 हो तो 85 × 12 का माना ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां पर अपने को ज्ञात करना है। देखिए 23 × 16, ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अपने को क्या करना है, ये 23 × 16 है तो इसका आधा कर दीजिए, 23 × 8 कर दीजिए। 23 × 8 करोगे तो 184 आ जाएगा, और 337 × 5 करोगे तो 185 आ जाएगा, और 185 × 6 करोगे, सॉरी 85 × 6 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 510। तो यही अपना राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 × 5 × 7 × 2 बराबर 24 तथा 2 × 4 × 6 × 8 बराबर 22 हो तो 4 × 4 × 8 × 9, तो आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 और 7 22, 22 और 2 24, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार 4 दूनी 8, 8 और 6 दोस्तों कितने होते हैं 14, और 14 और 8 कितने होते हैं 22। यानी कि शुरुआत के 2 अंकों को अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और बाकी को प्लस करने हैं। 4 चौक 16, 16 और 8 कितने होते हैं 24, 24 और 9 कितने होते हैं 24 और 9 होते हैं 33, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। आगे देखिए यदि 29 फरवरी का दिन सोमवार है तो महीने का 11वां दिन किस दिन पड़ेगा। तो महीने का 11वां दिन है, देखिए 29 फरवरी का दिन सोमवार है, तो दोस्तों फरवरी माह में सोमवार के दिन पड़ने वाली तारीख है वो कौन कौन सी है। तो पहली तारीख को सोमवार है, फिर 8 तारीख को सोमवार है, फिर 15 तारीख को है, फिर 22 तारीख को है, और फिर 29 तारीख को है, ठीक है। तो दोस्तों महीने का जो 11वां दिन है, जब 8 तारीख को
क्या है, सोमवार है, तो दोस्तों 9 तारीख को मंगलवार होगा, 10 तारीख को बुधवार होगा और 11 तारीख को बृहस्पतिवार होगा, और बृहस्पतिवार अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 139 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए प्रोसेसन में आप देख सकते हैं कि कौन सा शब्द है वो इसमें से नहीं बनाया जा सकता, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए OBSESS, ठीक है। तो यहां पर देखिए बी, इस प्रोसेसन के अंदर दोस्तों देखिए बी कहीं पर भी नहीं आ रहा, और इसमें डी नंबर वाले ऑप्शन में बी आ रहा है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए 140 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न आकृति दोस्तों यहां पर दे रखी है, ठीक है। प्रश्न आकृति दोस्तों ये देखिए, ये प्रश्न है, ये प्रश्न आकृति है, ठीक है। ये सही से टाइप नहीं हुआ, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 141 नंबर का प्रश्न है। 3 की घात 21 को 5 से विभाजित करने पर शेष ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों शेष अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 की घात में 21 को 5 से विभाजित करने पर देखिए इकाई संख्या हर 4 घात के बाद दोहरा रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं शेष अपने को ज्ञात करना है। तो 3 21 व्यंजक के रूप में जो इकाई का अंक है वो कौन सा है, 3 है। तो 5 से भाग देने पर क्या बचता है, ठीक है। तो दोस्तों शेष 3 ही बचता है, ठीक है। तो शेष क्या बचेगा, 3, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कार्यशाला में मजदूरों की औसत आय 8,000 रुपये है, जिसमें 7 मजदूरों की औसत आय 12,000 तथा अन्य की औसत 6,000 रुपये आय है। कार्यशाला में कुल मजदूरों की संख्या है वो ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी मजदूरों की औसत जो आय है वो 8,000 रुपये है, ठीक है। कितनी है, 8,000 रुपये, यानी कि माना मजदूरों की संख्या कितनी है, जैसे n मान ली अपन ने, ठीक है। सभी मजदूरों का कुल वेतन है वो कितना है, तो 8,000 n हो गया। 7 मजदूरों के वेतन कितना है, तो 7 × 12,000 कर लीजिए। 7 × 12,000 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 84,000 आ गया। कितना आ गया, 84,000, ठीक है। अन्य का औसत 6,000 रुपये है, तो दोस्तों अन्य का औसत है वो 6,000 है, यानी कि बचे हुए मजदूरों की कुल वेतन n-7 × 6,000, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे समीकरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 84,000 प्लस n-7 × 6,000 बराबर दोस्तों 8,000। इसको आपस में काट पीट लीजिए, सीधा सा आपके पास में यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो n बराबर 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे मजदूरों की कुल संख्या कितनी थी, 21, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक कक्षा से 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। एक कक्षा से 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। दोस्तों डायग्राम के अनुसार आप कर सकते हैं, डायग्राम बना लीजिए, जैसे जीव विज्ञान का बना लिया और गणित का बना लिया, ठीक है। इसमें 72% छात्र जीव विज्ञान, ठीक है, 72% छात्र है जीव विज्ञान और 44% छात्र है वो गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, तो दोस्तों यहाँ पे 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 250 राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2,916 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज होगा। तो ये ब्याज का भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए
2 वर्षों में ब्याज समेत राशि हो जाती है 2,916। ठीक है। तो और दोस्तों यहाँ पे देखिए उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा है। आप देखिए इसमें ऑप्शन उठा के करोगे तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि 8% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2,916 रुपये हो जाते हैं। तो इसमें दोस्तों 2,916 बराबर दोस्तों मूलधन अपने को ज्ञात करना है। तो एक प्लस दर कितनी है 8/100। ठीक है, ये स्क्वायर में कर दीजिए। ये तो यहाँ पर अपना क्या निकल कर आ जाएगा, मूलधन निकल कर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों आपके पास में यहाँ पे 2500 निकल कर आ जाएगा मूलधन। कितना निकल कर आ जाएगा 2500 मूलधन। अब अपने को यहाँ पर देखिए 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निकालना है। तो 9 × 3/100। ठीक है, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 675 रुपए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए शुद्ध दूध का मूल्य 3.60 रुपये प्रति लीटर। एक दूध वाला 25 लीटर शुद्ध दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 3 रुपये प्रति लीटर बेच देता है। वह कितने लीटर पानी मिलाता है? वह कितने लीटर पानी मिलाता है तो वह यहाँ पर अपने को बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दूध का मूल्य 3.60 है। ठीक है, 3.60 है। एक दूध वाला 25 लीटर पानी में दूध मिलाता है और मिश्रण को 3 प्रति लीटर बेच देता है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इसमें बेच रहा है। ठीक है, तो वह कितने लीटर पानी मिलाएगा? तो इसके सूत्र से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मिश्रण का मूल्य यहाँ पर देखिए जैसे कि मिश्रण के मूल्य से दोस्तों अल्कोहल का मूल्य है वो अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें आ जाएगा दोस्तों 3.60 रुपये। ठीक है, और फिर दोस्तों यहाँ पे पानी, ठीक है, पानी का मिश्रण भी निकालना है। ठीक है, पानी का मिश्रण भी निकाल लीजिए। तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वह कितने लीटर पानी मिलाता है? तो दोस्तों वह मिलाता है कितने लीटर? तो वो 5 लीटर पानी मिलाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाती है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि में ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतिशत है वो अपने को क्या करना है, वृद्धि में ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 300% की। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये। एक व्यक्ति इस घड़ी को 550.80 रुपये में मतलब खरीदता है। उसे इस घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिलाता है। यदि पहली क्रमिक छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या है? सीधा सा है, आप कर सकते हैं। पहली छूट कितनी दे रहा है? तो दोस्तों अंकित मूल्य है 720, खरीदता कितने में? 550 में। तो 720 के ऊपर तो पहले तो उसने 10% की छूट दे दी। ठीक है, तो कितनी 10% की? तो 720 में से 72 माइनस कर लीजिए और फिर दोस्तों 550 में से उसको और माइनस कर लीजिए। तो आपके पास में फिर उसका प्रतिशत निकाल लीजिए। सीधा सा राइट आंसर है वो दोस्तों इसमें आ जाएगा कितना? तो दोस्तों इसमें 15% इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 2544 हो। यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 2544 हो तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज का मान क्या होगा? तो दोस्तों सीधा सा इसमें निकाल लीजिए। लगभग दोस्तों साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसमें 2400 रुपये होगा। ऑप्शन उठा के कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 200 लोगों को काम पर लगाता है। 50 दिनों के बाद पाता है कि केवल 1/4 काम हो पाया है, तो समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना होगा? तो कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, ये भी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 100 लोगों को अतिरिक्त काम पर लगाना होगा। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेमी है, 1408 सेमी दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? दोस्तों इसमें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो यहाँ पर देखिए, पहिए की त्रिज्या है वो 7 सेमी है, पहिए की परिधि यानी कि 2πr, तो दोस्तों 2π इंटू 7 हो जाएगा। दूरी है वो कितनी है? 1408 सेमी है। तो यहाँ पे चक्रों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो दूरी बटे पहिए की परिधि, तो यहाँ पे 1408 इंटू 7 बटे दोस्तों 2 इंटू 22 इंटू 7, काट लीजिए आपस में, राइट आंसर आ जाएगा इसमें 32। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको सीईटी राजस्थान सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक स्तर मॉडल पेपर के लिए, मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले 2 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।